हेलो गाइस, कैसे हैं आप। करंट अफेयर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये पूरा करंट अफेयर यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आप किसी भी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा करंट अफेयर सिविल सर्विसेज एग्जाम ओरिएंटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सबसे पहले आप जुड़ जाइए। अभ्युदय केंद्र मिर्जापुर में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अभ्युदय पोर्टल मिर्जापुर। आप अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी, बहुत कम समय रह गया आपके पास। स्टडी से कोई भी रिलेटेड बात आप लाइव चैट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, आवाज जब क्लियर आ रही है तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। आज का अपना पहला टॉपिक फास्ट ट्रैक कोर्ट। ये चर्चा में क्यों है और ये क्या होते हैं? ओके, देखिए, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने अभी अप्रैल 2021 से मार्च 2023 के लिए 1000 से अधिक जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको जारी रखने की मंजूरी दे दी है। कि मतलब ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं वो अपना काम बिना रुके, बिना किसी हेक्टिक शेड्यूल के वो अपना पूरा काम करते रहे। ओके, ये करते क्या हैं? बेसिकली इसमें जो यौन अपराध यानी पॉस्को के तहत जो केसेस होते हैं वो जाते हैं, और महिलाओं से रिलेटेड जो केस होते हैं वो जाते हैं। ओके, तो ये पॉस्को से रिलेटेड एक विशेष न्यायालय होता है। इसके अंतर्गत लगभग 389 न्यायालय तो सिर्फ पॉस्को के लिए विशेष रूप से आवंटित हैं। 389 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट, जिसको पॉक्सो एक्ट आप लोग कहते हैं। केंद्र सरकार इनको जो पैसा मुहैया कराती है वो अपनी हिस्सा देती है, वो निर्भया फंड के रूप में देती है। निर्भया फंड के रूप में अपना हिस्सा देती है। ओके, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो पहली संस्तुति है, पहली बार सन 2000 में की गई थी। 11वें वित्त आयोग ने ये संस्तुति की थी। 11th फाइनेंस जो कमीशन था उसने अनुशंसित किया था, लेकिन आगे चलकर इसके बाद इनको गठित भी किया गया और 2011 में जाकर इनकी फंडिंग बंद कर दी गई। लेकिन 2012 में जब ये निर्भया कांड हुआ और निर्भया फंड बनाया गया, तो यहाँ से फिर से फास्ट ट्रैक कोर्टों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और केंद्र सरकार ने निर्भया फंड जो बनाया उसमें किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया और फास्ट ट्रैक महिला न्यायालयों की स्थापना भी की। मतलब इनके लिए पॉक्सो एक्ट के तहत भी कुछ विशेष न्यायालय बनाए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, और महिला न्यायालयों की भी स्थापना इसके अंतर्गत कर दी गई। ओके, इसके बाद कई सारे स्टेट्स ने अपने अपने राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार आदि ने कई मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की है। ओके, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं? तो ये एक ऐसी अदालतें होती हैं, ये ऐसी इंडिविजुअल या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक अदालतें होती हैं, स्पेसिफिक कोर्ट्स होते हैं जिसमें न्याय को तेजी से दिलाया जाता है। फास्ट जो जस्टिस होता है, फास्ट जस्टिस सुनिश्चित कराया जाता है ताकि तेजी से न्याय मिल सके। ओके, नियमित जो न्यायालय काम करते हैं, जैसे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ठीक है, उनसे इनकी जो केस निपटाने की दर होती है वो बेहतर होती है। ओके, इससे जो यौन अपराधी होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक जो होता है मजबूत ढांचा उनके खिलाफ ये एक तैयार करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। ओके, अब ये जो योजना है फास्ट ट्रैक कोर्ट संबंधी, ये क्या कहती है? 2019 में सरकार ने आईपीसी की धारा के तहत लंबित दुष्कर्म मामलों और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों को शीघ्र निपटाने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी थी। कब दी थी? 2019 में। ओके, और जुलाई 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रत्येक जिले में केंद्र के द्वारा एक विशेष न्यायालय की स्थापना
की जाए, और खास तौर से उन जगहों पर जहां पर 100 से ज्यादा ऐसे मामलों की FIR या प्राथमिकी दर्ज है, ताकि ऐसे मामलों में विशेष रूप से निपटा जा सके। ओके, तो 2019 में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की गई, जिसमें जो IPC की धारा है दुष्कर्म से रिलेटेड मामलों से निपटने के लिए और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों को शीघ्र निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या करते हैं? त्वरित न्याय प्रदान करते हैं और तेजी से न्याय प्रदान करते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, अवसंरचना का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। फास्ट ट्रैक कोर्ट नियमित जो अदालतें होती हैं उनकी तरीके से काम नहीं करती, इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ओके, ये जिला न्यायपालिका के किसी भी अन्य कोर्ट हॉल की तरह होती हैं, लेकिन ये मामलों को बहुत तेजी से निपटाने में सक्षम होती हैं और मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सक्षम तो होती हैं, लेकिन इनके साथ एक प्रक्रिया ये हो जाती है कि इनके लिए कोई अलग से कानूनी प्रक्रिया या कोई कानून में विशिष्ट बदलाव नहीं किया गया है। तो जब कानून में कोई अलग से बदलाव चेंज नहीं किया गया है, तो जो कानून के काम करने का तरीका है वो तो पुराने जैसा ही रहेगा, तो फिर जस्टिस ऑटोमेटिक डिले हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो बुनियादी ढांचा है, भाई ये कोई कोर्ट अलग से तो काम करते नहीं, जो जिला न्यायपालिका, जो जिला न्यायालय बने हुए हैं उन्हीं के किसी हॉल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया जाता है, उसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था रहती है। तो फिर क्या होता है कि जब कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अलग से कोई नियम कानून नहीं है, तो फिर जो मामले हैं वो फिर अपनी ही रफ्तार से चलते हैं, ना कि बहुत तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। कोई स्पष्ट जनादेश नहीं है, मतलब कि फास्ट ट्रैक अदालतों को किस तरह के मामलों की सुनवाई करनी चाहिए, कितनी सुनवाई करनी चाहिए, इससे लेकर स्पष्ट कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। ओके, फिर इसके अलावा मान लीजिए कि निर्भया फंड के तहत कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब इनके जो मतलब निर्देश हैं वो जब स्पष्ट नहीं है, तो उनको काम करने में पता ही नहीं रहता कि ये जो उनका अधिकार है वो उनके अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई लिंग आधारित हिंसा है, बलात्कार तो उनके अंडर में आता है, ये तो उनको पता चल गया, लेकिन जैसे घरेलू हिंसा है, क्या घरेलू हिंसा से मामले उनके संबंधित उनके दायरे में आते हैं? पता ही नहीं है उनको। क्या ईव टीजिंग से संबंधित मामले इसके अंतर्गत आते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित मामले उनको स्पष्ट ही नहीं है। तो कोई स्पष्ट जनादेश ना होने के कारण भी बहुत सारी अनियमितताएं बनी रहती हैं। फिर फैसले में देरी भी बनी रहती है। कई बार क्या होता है, गवाहों की अनुपस्थिति रहती है और इसको भी एक मेन कारण के रूप में देखा गया है कि फैसले में देरी होती है, क्योंकि गवाह ही टाइम पे नहीं पहुंचते हैं या अनुपस्थित रहते हैं। फिर इसके बाद वकील भी बार बार स्थगन मांगा करते हैं। देरी का एक अन्य कारण है कि वकील बार बार स्थगन मांगते हैं। फिर देरी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि कई बार फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले उच्च न्यायालय में चुनौती दे दिया जाता है या फिर उनको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दिया जाता है, तो इसलिए भी जो जस्टिस होता है वो डिले होता चला जाता है। इसके अलावा न्यायाधीशों पर कार्य का जो भार है वो बहुत ज्यादा है और पद बहुत सारे खाली पड़े हुए हैं। जैसे आप देखें, फरवरी 2020 तक लगभग विभिन्न राज्यों में 21% जुडिशरी के पद खाली पड़े हुए हैं और बेसिकली जो सत्र न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें फास्ट ट्रैक अदालतों की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो ये इस वजह से भी फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होती है वो अपने से अच्छा काम नहीं कर पाती है। ओके, फिर अगला टॉपिक है हमारा INS विक्रांत। इसकी चर्चा हमने पहले की थी, वन लाइनर जो क्वेश्चन का आप सेगमेंट करते हैं कि INS विक्रांत को अभी हाल ही में उसके आखिरी परीक्षण के लिए उतार दिया गया है और उम्मीद की गई है कि 2022 तक इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो चलिए इसकी पूरी चर्चा आज हम इस लेक्चर में कर लेते हैं कि INS विक्रांत का समुद्री परीक्षण, जो अंतिम परीक्षण आप कह सकते हैं, इसका अंतिम परीक्षण शुरू कर दिया गया है। IAC भी इसको कहते हैं, स्वदेशी विमान वाहक। इसे वर्ष 2022 में
भारतीय सेना में शामिल करने की संभावना है। और वर्तमान में अगर बात करें तो भारत के पास केवल एक ही विमान वाहक पोत है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, जो बेसिकली रूसी मूल का है, रशिया से हमने उसको इंपोर्ट किया है। इससे पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 उन्नत पनडुब्बियों का प्रस्ताव भी रखा था। तो यानी कि जो ये INS विक्रांत है वो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। नौसेना के सेवा मुक्त प्रथम वाहक, जो नौसेना का जो पहला वाहक था उसके नाम पर, उसका पहला नाम था विक्रांत, उसी के नाम पर हम इसका भी नाम रख रहे हैं विक्रांत। और वो विक्रांत हमने UK से अधिग्रहण किया था, और चूंकि उसने 1971 का जो पाकिस्तान के हमारा युद्ध था उसमें उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बांग्लादेश का यहाँ पर जन्म हुआ था, इसीलिए हम इसका नाम विक्रांत दे रहे हैं। ओके, फिर विक्रांत के लगभग 76% से अधिक सामग्री और उपकरण कैसे हैं? स्वदेशी हैं, इंडिजीनियस हैं। ओके, इसमें लगभग 30 विमानों का एक पूरा दल इसमें खड़ा हो सकता है, और इसके अलावा इसमें MiG-29, कामोव 31 इस तरीके हेलीकॉप्टर भी इसमें लैंड कर सकते हैं। फिर ये सिर्फ बॉर्न हथियारों से लैस होगा, इसमें बराक भी होगी, AK-630 भी होगी, MF स्टार भी होगी। तो इस तरीके की जो इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट भी इसमें होगा। तो इस तरीके की जो हथियार प्रणाली है बराक, AK-630, ठीक है, ये इसमें लैस रहेगी। और लगभग 30 विमानों की जो आप कह सकते हैं राफेल टाइप के जो विमान हैं आपके, वो 30 लड़ाकू विमान यहाँ पर स्टैंड अप रह सकते हैं। महत्व क्या है इसका क्यों हमारे पास महत्व है? हमारे पास अभी सिर्फ INS विक्रमादित्य है। अब हमारे पास इतनी बड़ी समुद्री सीमा है, आप सोचिए, बे ऑफ बंगाल की एरिया, इधर अरेबियन सी, इधर इंडियन ओशियन। अब इतनी बड़ी सीमा की रखवाली हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना। तो और युद्ध की स्थिति के लिए भी हमें विमान वाहक पोतों की आवश्यकता पड़ेगी, इससे हमारी नौसेना मजबूत होगी। तो यह विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध और समुद्री नियंत्रण क्षमता को मजबूत करेगा। ये इसका एक विशेष महत्व है। इसके अलावा ये हमारी वायुसेना की क्षमता में भी वृद्धि करेगा। और एक सबसे बड़ी बात कि हम इससे आत्मनिर्भर बनेंगे। विश्व में आपको पता है कि 5 या 6 देश ही ऐसे हैं जिनके पास विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। अब अगर भारत इसको यानी कि विक्रांत को अपने क्लब में शामिल कर लेता है तो भारत भी इन 5-6 देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। ओके, 2015 से नौसेना देश के लिए तीसरे विमान वाहक पोत की मंजूरी मांग रही है। हालांकि अभी उसको मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन उसने उसका नाम पहले से ही डिफाइन कर रखा है, INS विशाल के नाम से उसको बनाना है। और लगभग 65,000 टन की क्षमता वाला ये पोत होगा, और ये विक्रांत से और विक्रमादित्य दोनों से बहुत बड़ा होगा। इसके बाद ये एनवायरनमेंट का पार्ट है आपके लिए। नेट जीरो, कार्बन लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन, इस पर ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है। तो सबसे पहले तो इन वर्ड्स को समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि नेट जीरो क्या है। नेट जीरो, ओके, नेट जीरो का मतलब है कि कार्बन तटस्थता। मतलब कार्बन तटस्थता राज्य वह है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की खपत, आसानी से सुनिएगा इसको, वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और निष्कासन से होती है। मतलब कि किसी भी देश में जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको कैसे वो शून्य करे अगर उसके देश के वातावरण में इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं या वहां का वातावरण इतना ग्रीन है जो उस पूरे कार्बन को सोखने की क्षमता रखे। तो वही स्थिति है कार्बन तटस्थता की, यानी कि नेट जीरो की। समझ में आ गया? जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की खपत वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और निष्कासन से होती है, कि वातावरण में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका
अवशोषण हो जाए, ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं नेट जीरो। ये कार्बन सिंक बनाने का एक तरीका है। कार्बन सिंक बनाने का तरीका का मतलब क्या हुआ, जो कार्बन को सोख ले, है ना, जिसके द्वारा कार्बन को अवशोषित किया जा सकता है, यही है कार्बन सिंक। इस तरह किसी भी देश के लिए नकारात्मक उत्सर्जन होना भी संभव है अगर अवशोषण और निष्कासन वास्तविक उत्सर्जन से अधिक हो जाएंगे, ठीक है ना, तो वो कहां चला जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा। मान लीजिए कि उस देश में कार्बन का उत्सर्जन कम है, लेकिन वहां पर ग्रीनरी इतनी ज्यादा है कि उनका अवशोषण और निष्कासन वास्तविक जो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का उससे अधिक हो जाए, तो वो किसी भी देश के लिए नकारात्मक भी होना संभव है। कुछ समय आप जैसे देख रहे हैं, कुछ समय पूर्व तक दक्षिण अमेरिका में अमेजन वन के बारे में आपने सुना था, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है और इसे कहा जाता था दुनिया का फेफड़ा, और ये कार्बन सिंक का काम करता था। कार्बन जितना भी वहां उत्सर्जित होता था आसपास, ये उसको सोखने की क्षमता रखता था। लेकिन इनके कटने से क्या हुआ है कि इनके जो कार्बन उत्सर्जन की या अवशोषित करने की जो क्षमता थी, उसकी बजाय ये कार्बन का उत्सर्जन करने लगे हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने लगे हैं। जैसे भूटान का आप एग्जाम्पल लीजिए, भूटान ऑलरेडी कार्बन नकारात्मक देश है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह CO2 के उत्सर्जन की तुलना में अवशोषण ज्यादा करता है। इसके यहाँ कार्बन का उत्सर्जन कम होता है भूटान में, लेकिन वहां पर ग्रीनरी इतनी ज्यादा है कि वहां पर कार्बन के अवशोषण की क्षमता ज्यादा है। तो इसलिए भूटान कैसा हुआ, कार्बन नकारात्मक देश हुआ। आपको पता है भूटान हमारी उत्तरी सीमा पर मिलता है। अब आप ये देखिएगा अपने मैप में कि भूटान की सीमा किन किन भारतीय राज्यों से मिलती है। ओके, नेक्स्ट, अब ये चर्चा में क्यों है, ये इतनी जो आपने बातें समझी, तो ये क्यों समझी आपने, ओके, क्योंकि हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, टाइटनिंग द नेट। उसमें इन्होंने कहा कि नेट जो जीरो कार्बन का टारगेट है, इसकी घोषणा करना ये एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। कैसे हो सकती है, इसकी बात हम आगे करेंगे। जैसे न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, USA, अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ जैसे कई देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं, मतलब कि नेट जीरो कार्बन टारगेट की घोषणा की है। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि कार्बन जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन में कमी को कार्बन कटौती का विकल्प नहीं माना जा सकता है, कि अगर आप उत्सर्जन में कमी कर देंगे तो कार्बन में जो उत्सर्जन में कटौती है ये उसका विकल्प नहीं है। ओके, तो इस चीज को हमें समझना है कि ये क्या होता है। फिर ऑक्सफैम जो है वो 1995 में गठित एक गैर सरकारी संगठनों का समूह है। क्या है, गैर सरकारी संगठन का समूह है। ओके, अब जैसे कुछ जो देश हैं या समूह हैं, उन्होंने जो जीरो शून्य लक्ष्य हैं वो कार्बन उत्सर्जन की घोषणा की है। जैसे यूरोपीय संघ का फिट फॉर 55 आपने पीछे पढ़ा हुआ है। चीन ने भी 2060 तक अपने को नेट जीरो की स्थिति में लाने की घोषणा की है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का रोडमैप जारी किया है, जिसे नेट जीरो बाय 2050 का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ देशों और संघों ने जो है शुद्ध शून्य लक्ष्यों की घोषणा कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध नेट जीरो कार्बन की जो घोषणा है वो की है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है? सबसे पहले तो उसका पहला पॉइंट ये है कि ऊर्जा क्षेत्र में के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होगी। मतलब यदि संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र जिसका उत्सर्जन बढ़ता रहता है समान शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित करता है, तो उसे दुनिया भर में सभी कृषि भूमि के 1/3 बराबर अमेजन वर्षा वन के आकार की भूमि की आवश्यकता होगी। मतलब अमेजन वर्षा वन जितना बड़ा एक एरिया है, वहां पर लगभग हर देश अपने 1/3 भाग पर क्या लगाएगा, पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता उन्हें होगी। इतनी जमीन की 1/3 जमीन है उसको एक्वायर करना पड़ेगा। तो ये एक अपने आप में बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाएगी। इस तरीके का अगर टारगेट ये लोग दे रहे हैं, नेट जीरो कार्बन का अगर टारगेट ये लोग दे रहे हैं तो
फिर इसके अलावा रिपोर्ट में कहा कि अधिक वनों की आवश्यकता होगी। मतलब यदि परिवर्तन की चुनौती का समाधान केवल अधिक से अधिक पेड़ लगाकर किया जाता है तो 2050 तक दुनिया को अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन को दूर करने के लिए लगभग 1.6 बिलियन हेक्टेयर नए वनों की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एरिया है, तो इसका कुछ खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। कैसे? अगर इतने बड़े एरिया को हम एक्वायर करेंगे तो हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो बदल जाएगी वन भूमि में, और जब वन भूमि में बदलेगी तो खाद्य संकट का खतरा भी मंडरा सकता है। सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, पूरे विश्व के ऊपर खाद्य संकट का खतरा मंडरा सकता है। वर्तमान में उत्सर्जन में कटौती करने वाले देशों की योजना से वर्ष 2030 तक केवल 1% की कमी आएगी। ओके, इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल भूमि आधारित तरीकों का इस्तेमाल किया जाए तो खाद्य संकट और भी बढ़ने की आशंका है। ऑक्सफैम के अनुसार यह 2050 तक 80% तक बढ़ सकता है। क्या? खाद्य संकट। तो ये जो नेट कार्बन जीरो का जो लक्ष्य है ये अपने आप में एक चुनौती है। फिर उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती की आवश्यकता, हमें बहुत तेजी से कार्बन उत्सर्जन को घटाने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर से नीचे सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने हेतु वैश्विक स्तर पर सामूहिक रूप से प्रयास किया जाना चाहिए तथा सबसे बड़े उत्सर्जकों द्वारा तेजी के साथ 2030 तक उत्सर्जन को वर्ष 2010 के स्तर से 45% की कटौती करने का लक्ष्य रखना चाहिए। मतलब क्या है कि जो ये हमारे कटौती के लक्ष्य हैं वो अभी भी कम है, हमें लगभग 45% कटौती का लक्ष्य रखना पड़ेगा कार्बन उत्सर्जन में इफेक्टिव अगर कटौती करनी है तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर हम नेट जीरो कार्बन की स्थिति को पाते हैं। नेट कार्बन जीरो की यानी कार्बन तटस्थता की क्या स्थिति है? आपने जैसा कि देखा कि मान लीजिए कोई ये कंट्री है, ये कंट्री है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ इंडस्ट्री हैं जो पॉल्यूशन निकाल रही हैं, ओके, और ये इनका वन एरिया है। ये जो पॉल्यूशन कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं वो ये सारे वन सोख लें, तो बस यही है कार्बन तटस्थता की नीति। लेकिन आपको पता है जैसे भूटान का आपने एग्जांपल लिया, वहां पर इंडस्ट्री कम है और पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो वो नेगेटिव की स्थिति में भी चला जाता है। तो ये अच्छी स्थिति है, नेगेटिव यहां होना बहुत अच्छी स्थिति है, कोई खराब स्थिति नहीं है। लेकिन अगर आप कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं और कार्बन सोखने की क्षमता आप में कम है तो ये जो पॉजिटिव स्थिति है ये बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। इसके बाद एक नया टॉपिक है लाल ज्वर। ओके, लाल ज्वार भाटा आपने सुना है, बस ये उसी से कुछ रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर लाल शब्द जुड़ गया है तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए चर्चा क्यों हो रही, क्योंकि फ्लोरिडा में ये फिर से करेनिया ब्रेविस नाम का एक शैवाल है जो रेड कलर का होता है, उसका बहुत तेजी से प्रकोप बढ़ा है, ठीक है ना। खास तौर से टेम्पा वे में जल प्रदूषित जल छोड़ा जा रहा है, इस वजह से वहां पर ये जो करेनिया ब्रेविस शैवाल है यानी कि रेड शैवाल है, इनका जो यूट्रोफिकेशन इनमें बहुत तेजी से हुआ है। टेम्पा बे कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी की एक शाखा है जो फ्लोरिडा यानी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहां से ऊपर ये यूएस का पार्ट है और ये मैक्सिको का पार्ट है। यूएस और मैक्सिको को कौन सी नदी डिवाइड करती है बताइए? रियो ग्रांडे रिवर, अमेरिका की और मैक्सिको की नदी, जो ये नदी है रियो ग्रांडे, वो सीमा बनाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपको पता है मैक्सिको से होकर निकलता है, और ये इसका मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यूएस से होकर नहीं निकलता, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से होकर बहामास होते हुए आगे निकल जाता है। ये देखिए ये है टेम्पा बे, फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न साइड पर टेम्पा बे। यहां पर इतना ज्यादा जो प्रदूषित जल है या पदार्थ है वो छोड़े जा रहे हैं
यहीं पर ये जो लाल शैवाल की घटना है, लाल ज्वार की जो घटना है वो, फिर ये एल्गी जो प्रस्फुटन है ये क्यों होता है और ये क्या है? HAB कहते हैं उनको, मतलब कि हार्मफुल एल्गी ब्रस्ट। ओके, यह प्रक्रिया तब होती है जब शैवाल समूह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और व्यक्तियों, मछलियों, शंख, समुद्री स्तनधारियों, पक्षियों पर विषाक्त या हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। यानी कि जो शैवाल होते हैं जो समुद्र में, वो जब अपने नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। अमेरिका में जो ये हार्मफुल एल्गी ब्रस्ट की घटना है, फ्लोरिडा की खाड़ी में देखने को तट पर मिलती है। लगभग हर गर्मियों में ये घटना देखने को मिलती है। इस प्रकार का ब्लूम डाइनोफ्लैगलेट की एक प्रजाति है, करेनिया ब्रेविस। इसका नाम याद रखिएगा, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करेनिया ब्रेविस ये है, और ये रेड कलर का होता है। इन शैवालों की संख्या जब नियंत्रित हो जाती है वहां पर, तो अमेरिका के फ्लोरिडा तट पर ये गर्मियों में घटना इस प्रकार का ब्लू हो जाता है। दूसरी ओर, ये तो फ्लोरिडा की स्पेसिफिक बात है, लेकिन जो दूसरी जगहों पर जो एल्गी बूम होता है वो बेसिकली नीले हरे शैवाल का होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका संबंध किससे है? इसका संबंध कृषि और शहरी अपवाह से इसका सीधा संबंध होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पोषक तत्व होते हैं ये प्रदूषण के रूप में साइनोबैक्टीरिया के विकास को, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनके विकास को प्रोत्साहित करते हैं और ये एल्गी बस्ट हो जाता है। एल्गी प्रस्फुटन के क्या कारण है? ये एल्गी बस्ट जो होता है इसके कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण सुपोषण। पोषक तत्व शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं। चलिए आगे इसकी भी बात कर लेंगे। दूसरा पॉइंट तापमान है। ब्लूम की घटना अक्सर गर्मियों या पतझड़ के मौसम में होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये गर्मियों और पतझड़ के मौसम में होता है। फिर पानी मैलापन यानी गंदे पानी में भी ये समस्या रहती है, क्योंकि जब साफ पानी होता है तो सूर्य का प्रकाश पानी के अंदर तक अच्छे से जा पाता है। ओके, तो जो प्रकाश का जल स्तंभ होता है वो सीधा जो है नीचे जो जो इनका जो तालाबों का या जो वाटर बॉडीज होती हैं उनका जो इकोसिस्टम होता है वो अच्छे से वर्क कर पाता है। लेकिन मैलेपन के कारण क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ ऊपर ही रह जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो वाटर का जो इकोसिस्टम है उसको डिसबैलेंस करते हैं और रोशनी को, प्रकाश की जो रोशनी आती है उसको नीचे वो नहीं जाने देते हैं। और जब प्रकाश की रोशनी नीचे नहीं जाती है तो जो शैवालों का ग्रोथ होता है वो तेजी से बढ़ने लगता है। ओके, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? सुपोषण। ये आप स्थिति देख रहे हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। पोषक तत्व कौन कौन से आएंगे, और इसी सुपोषण की प्रक्रिया से जलाशय में शैवालों की विकास होती है। पोषक तत्व में कौन कौन आएंगे? जैसे कृषि के पोषक तत्व आएंगे या मल आएगा। तो ये सब क्या है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इस तरीके के जो उर्वरक होते हैं वो सब बह के यहाँ आते हैं, नदियों में बह जाते हैं या तालाबों में आ जाते हैं। उनमें फास्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो इनके कारण क्या होता है कि इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। उर्वरता बढ़ने से शैवाल ऊपरी सतह पर तेजी से बढ़ने लगते हैं और ये पूरी सतह को घेर लेते हैं। इससे जल का जो सूर्य का प्रकाश है वो पानी के अंदर नहीं जा पाता है, तो जो इसकी मछलियां होती हैं या जो दूसरे कीट या जीव होते हैं उनका सरवाइव करना टफ हो जाता है। यानी क्यों? क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, तो फिर उनकी डेथ होने लगती है। और जैसे जैसे उनकी डेथ होती रहती है तो ये सुपोषण जो ये है, इसमें जो एल्गी है वो और तेजी से बढ़ने लगता है, और इसी को एल्गी बूम की समस्या माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हार्मफुल एल्गी बस्ट हैं, इसके जोखिम को क्या कैसे कम किया जा सकता है? एक तो हम बायोस्वार को कम करें, यानी कि जो हम ट्रीटमेंट है, जो पानी नदियों और झीलों में प्रवाहित होता है उसमें फास्फेट और नाइट्रेट जाता है, उसको हटाने की प्रक्रिया को सही ढंग से आगे कंटिन्यू बढ़ा पाएं। फिर नाइट्रोजन परीक्षण और मॉडलिंग कर पाएं।
एन टेस्टिंग यानी कि नाइट्रोजन टेस्टिंग करनी चाहिए कि भाई कितने उर्वरकों को पौधों की जरूरत है, उतनी ही मात्रा में हम नाइट्रोजन को छिड़काव करें ताकि जो आसपास की भी जो नाइट्रोजन नष्ट होती है वो नष्ट होने की समस्या इसमें ना रहे। फिर जैविक खेती को बढ़ावा देना। कृषि उर्वरकों में का अगर अति उपयोग होगा तो क्या होगा कि जो सुपोषण की समस्या, यूट्रोफिकेशन की जो समस्या है वो बनी रहेगी। तो इसके लिए हमें जैविक कृषि को बढ़ाना चाहिए, यानी कि हमें इस तरीके के नाइट्रोजन या फास्फोरस वाले जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल से बचना चाहिए। वाहनों और बिजली संयंत्रों में नाइट्रोजन उत्सर्जन की कमी करना। डिटर्जेंट में फास्फेट के निर्माणकर्ता के रूप में उपयोग को कम करना, मतलब कि डिटर्जेंट में फास्फोरस की मात्रा को या फास्फेट की मात्रा को घटाना। ये सारी चीजें एल्गीज के जो सुपोषण होता है उनको कम कर सकती हैं और किसी भी वाटर बॉडीज में एल्गी को बढ़ने से रोक सकती है। भारत क्या कर रहा है इसके लिए? एक तो हमने एल्गी प्रस्फुटन सूचना सेवा केंद्र बनाया है, एल्गी बर्स्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, ये हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन के संबंध में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। और इसके अलावा हमने 2009 में लॉन्च किया था इसरो ने ओशनसैट 2। इस सैटेलाइट के माध्यम से भी हम इस पर निगाह रखते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक है स्काई ग्लो। स्काई ग्लो क्या है? ये प्रकाश प्रदूषण है। सबसे पहले तो समझिए लाइट जो पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, प्रकाश प्रदूषण क्या होता है। प्रकाश प्रदूषण कृत्रिम प्रकाश का अनुचित या अत्यधिक उपयोग प्रकाश प्रदूषण कहलाता है, जिसे प्रकाश प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है? ये मानव जीवन और वन्यजीव और जलवायु के लिए एक महत्वपूर्ण या गंभीर पर्यावरणीय खतरा माना गया है। जैसे आप कोई एक्स्ट्रा लाइट जला के छोड़ देते हैं तो ये भी एक्स्ट्रा लाइट जलाते हैं रोशनी के लिए, तो ये भी प्रकाश प्रदूषण का ही उदाहरण है। इसके अंतर्गत 4 घटक शामिल होते हैं। चकाचौंध ग्लेयर यानी कि अत्यधिक चमक जो दृश्यता में अवरोध का कारण बनती है। स्काई ग्लो मतलब रिहायशी, जिनकी आज अभी बात करेंगे, रिहायशी इलाकों में रात में आसमान का चमकना स्काई ग्लो कहलाता है। जो शहरी एरिया होते हैं वहां देखिए इतनी लाइट चमकती है कि वहां का आसमान अपने आप ग्लो करता है, ठीक है ना, लेकिन आसमान में कुछ दिखता नहीं है। ये क्या है? ये पॉल्यूशन है। प्रकाश अतिचार यानी कि लाइट ट्रेपास, प्रकाश का उस स्थान पर गिरना जहां इसकी आवश्यकता नहीं है। ये भी एक समस्या है भाई, जहां उसकी आवश्यकता नहीं वहां ना जाए प्रकाश, है ना, लेकिन वहां जाता है। अव्यवस्थित होना, क्लटर होना, प्रकाशित स्रोतों का चमकीला, भ्रमित और अत्यधिक समूह में होना भी एक समस्या है। तो ये 4 घटक प्रकाश प्रदूषण के अंतर्गत शामिल होते हैं। चकाचौंध, स्काई ग्लो, प्रकाश अतिचार और अव्यवस्थित होना। अब स्काई ग्लो के बारे में समझते हैं। स्काई ग्लो क्या है कि जो शहरी इलाकों में या उनके आसपास के क्षेत्र में के समय, जो रात के समय जो आकाश में प्रकाश की चादर छाई रहती है, सर्वव्यापी चादर होती है, जिसके कारण जो सितारे होते हैं उनको छोड़कर और कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये स्काई ग्लो एक पॉल्यूशन है। रात के समय रिहायशी इलाकों में आसमान का चमकना, स्ट्रीट लाइट, है ना, सुरक्षित फ्लड लाइट और बाहरी सजावटी रोशनी स्काई ग्लो का कारण बनते हैं। यह प्रकाश सीधे रात्रिचर प्राणी जो होते हैं उनकी आंखों में जाता है और उन्हें मार्ग से भटकाने का कार्य करता है। ओके, स्काई ग्लो प्रकाश प्रदूषण के घटकों में से एक है। क्या है? स्काई ग्लो जो प्रकाश प्रदूषण के अन्य घटक हैं उसमें से एक है। कारण, जो प्रकाश प्रदूषण है वो औद्योगिकरण का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। आपने देखा कि दुनिया में औद्योगिकरण की होड़ सी लगी हुई है, उस कारण भी प्रकाश प्रदूषण एक गहरी समस्या बन गया है। इसके स्रोतों में इमारतों के बाहरी एवं आंतरिक प्रकाश व्यवस्था, विज्ञापन, वाणिज्यिक संपत्तियां जो है ना, कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टीज हैं, कार्यालय, कारखाने, स्ट्रीट लाइट, खेल स्थानों का निर्माण, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या है? एक तो ऊर्जा यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और धन की बर्बादी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रकाश बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है और जहां नहीं आवश्यकता होती है वहां भी ये चमकते रहते हैं।
तो मतलब इनकी आधी चमक तो बेकार हो जाती है, जिसका हमें आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ता है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र एवं वन्य जीव को बाधित करते हैं ये, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर एक का एक इकोसिस्टम होता है, जैसे प्रजनन का, पोषण, न्यूट्रिशन का, नींद का, ठीक है। तो अब ये दिन रात में बटा हुआ होता है, जीवन निर्वाह के व्यवहार तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप ही देखिए, आप सिर्फ लाइट की वजह से ही तो रात में एक्स्ट्रा जाग पाते हैं। इससे क्या होता है कि आप में कई तरीके की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, कई प्रकार का आपका मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप उस प्रकाश की चकाचौंध में अपनी जो साइकिल है, बॉडी साइकिल है, उससे छेड़खानी कर लेते हैं। तो ये क्या करता है? ये बॉडी पे एक नकारात्मक और बहुत घातक प्रभाव डालता है। मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। वही बात कि इससे जो आपकी जैविक घड़ी है, यानी कि दिन रात का जो चक्र है, वो बदल जाता है। इसको कहते हैं सर्केडियन विधि, ठीक है ना, जो मानव अपनी जैविक घड़ी के द्वारा अपने आप को मेंटेन रखते हैं। रात में कृत्रिम प्रकाश उस चक्र को बाधित कर देता है, तो आप वही जो ज्यादा जागते रहते हैं, फिर आप में कई सारी गंभीर समस्याएं सामने आ जाती हैं। ओके, समाधान क्या है इसका? एक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो प्रकाश प्रदूषण है, इसको कम किया जाए। जहां जरूरत नहीं है रात में अनावश्यक प्रकाश को, वहां पर बंद कर दें। जहां रोशनी की आवश्यकता ना हो, वहां रोशनी को ना जलाया जाए, उसे संरक्षित किया जाए, ताकि आसपास के जो वातावरण है वहां पर प्रकाश का उत्सर्जन ना हो, ठीक है। फिर एक डार्क स्काई प्लेसेस के रूप में कुछ जगहों को बनाया जाए। हालांकि इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ने विश्व में 130 से ज्यादा प्लेसेस को डार्क स्काई प्लेसेस के रूप में प्रमाणित किया है, जहां पर कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था को, स्काई ग्लो और प्रकाश अतिचार को कम करने के लिए समायोजित किया गया है। हालांकि ये लगभग सारी साइट्स हैं, किसमें? नॉर्थ, जो अर्थ का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी गोलार्ध है जिसको आप कहते हैं, वहां पर ये देश, मतलब जो विकसित देश है, वहां पर ये प्लेसेस बने हुए हैं। ओके, फिर पंचायत उपबंध, पेशा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पेशा क्या है? पेशा क्या है? नाइनटीन 1996 में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, यानी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 1996 में पेशा लाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्थानीय स्वशासन को बढ़ाने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्र में स्वशासन की बात, स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी, ठीक है। 73वां और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि 72वें और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको देख लीजिएगा। ओके, इस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कानून के रूप में बनाया गया और 243M के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों को इस कानून में आवेदन करने से प्रतिबंधित रखा गया। इनके लिए अलग से कानून बनाए गए। 1995 में भूरिया समिति ने सिफारिश की कि जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए अलग से स्वशासन सुनिश्चित किया जाए। इसी के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, यानी कि पेशा अधिनियम को बनाया गया। पेशा ने ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियां प्रदान की, जबकि राज्य विधायिका पंचायतों और ग्राम सभाओं के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ सलाहकारी भूमिका में रहेगी। यानी पेशा को भारत में आदिवासी कानूनों की रीढ़ की हड्डी माने जाने लगा। आदिवासी लोगों के लिए पेशा कानून उनके लिए वरदान साबित होने लगा। क्यों? क्योंकि अब ग्रामीण स्तर पर वो अपने डिसीजंस को अप्लाई कर सकते थे, अपनी जो वन भूमि है उसको सुरक्षित और रख सकते थे, और उनके जो कल्चर हैं वो भी उसको सुनिश्चित रखने में मदद मिल सकती थी उनको। पेशा निर्णय लेने की प्रक्रिया की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता देता है और लोगों की स्वशासन भागीदारी सुनिश्चित करता है। फिर पेशा के अंतर्गत जो ग्राम सभाएं थी उनको क्या कार्य सौंपे गए थे? जैसे अनुसूचित जातियों में अगर कहीं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधित परामर्श का अधिकार ग्राम सभाओं को था।
पारंपरिक आस्था, आदिवासी समूहों की संस्कृति का संरक्षण करना ग्राम सभाओं का काम था। लघु वन उत्पादों का स्वामित्व, स्थानीय विवादों का समाधान, भूमि अलगाव की रोकथाम, गांव के बाजार में प्रबंधन, शराब का उत्पादन, उसका आसवन, उसको नियंत्रित करना, साहूकारों पर नियंत्रण का अधिकार और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई भी अन्य अधिकार, वो सब ग्राम सभाओं के अंतर्गत आते थे। पेशा से संबंधित मुद्दे क्या हैं? राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपने कानून बनाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेशा आंशिक रूप से ही कार्यान्वित हो पाया। जैसे आप झारखंड का मॉडल उठाइए तो इसने जो आदिवासियों की स्वशासन स्थिति थी उसको खराब कर दिया। कई विशेषज्ञों ने दावा किया कि पेशा में स्पष्टता की कमी है, कानूनी तौर से बहुत दुर्बलताएं हैं, नौकरशाही की उदासीनता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, सत्ता का जो पदानुक्रम में परिवर्तन हुआ उसमें प्रतिरोध के कारण ये सफल नहीं हुआ। राज्य भर में कई सारे सोशल ऑडिट में ये बताया गया, जैसे खासतौर से झारखंड का जब आप एग्जाम्पल ले रहे हैं तो झारखंड की समझते हैं कि वास्तव में विभिन्न विकास योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा केवल कागज पर ही अनुमोदित किया गया है। वास्तव में ना तो इस पर कोई चर्चा हुई है, ना ही बैठक में कोई निर्णय लिया गया है। ओके, अब भारत की क्या जनजाति नीति है, कुछ ट्रेडिशनल बातें समझ लेते हैं। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत, आपने पॉलिटी पढ़ी है सबने, ठीक है ना। प्रीलिम के लिए आप अनुच्छेद रटना अभी से प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2021 दे रहे हैं तो आर्टिकल्स को रटने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। जब यूपी स्पेशल क्लास आपकी चलेगी तो इस तरीके की चीजों पर आपको काम कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनुच्छेद 244 के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा इन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा 5वीं अनुसूची में भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है और 6ठी अनुसूची में भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंधों के भी अलग से यहाँ पर बनाया गया है 6ठी अनुसूची में। तो 342, 244, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची किससे रिलेटेड है? अनुसूचित लोगों से रिलेटेड है। कौन कौन सी नीतियां भारत में काम कर रही हैं अनुसूचित लोगों से? एक तो पेशा अधिनियम ही काम कर रहा है 1996 का। फिर जनजातियों की पंचशील नीति जिसे नेहरू ने अपनाया था। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, ये भी अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कार्य कर रहा है। अब यहाँ ये देख लेते हैं कि ये जो नेहरू की पंचशील नीति थी वो क्या थी। नेहरू की पंचशील नीति कहती है कि जनजातीय लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार विकास करना चाहिए, उन पर कुछ भी थोपना नहीं चाहिए हमें। दूसरे में कहते हैं कि हर संभव तरीके से उनकी पारंपरिक कलाओं और संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन और संवर्धन देना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि भूमि और वनों में जनजातियों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है कि हमें प्रशासन और विकास का कार्य करने के लिए उनके अपने लोगों का दल के निर्माण करना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए, उनके ही लोगों से। यानी कि अगर हमें अनुसूचित जनजाति के लोगों का विकास करना है तो हमें उन्हीं के लोगों को निकाल कर बाहर लाना चाहिए, उन्हीं के लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो लोग आपस में थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं तो वो आसानी से काम कर पाए और उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से ये काम करा सकते हैं। हमें इन क्षेत्रों का अति प्रशासन नहीं करना चाहिए, हमें ओवर एडमिनिस्ट्रेशन वहां से हटा लेना चाहिए और अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से काम करना चाहिए। वहां पर ये नहीं देखना चाहिए कि इतना पैसा खर्च किया तो वहां से हमें क्या रिटर्न मिला, नहीं। ओके, वहां हमें उनकी संस्कृति और कल्चर का सम्मान करना चाहिए और उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं यानी जनजातीय लोगों की, उन संस्थाओं के माध्यम से कार्य करना चाहिए। यही है नेहरू की जनजातीय लोगों के लिए पंचशील नीति। हालांकि उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अपनी एक पंचशील नीति दी है, तो जब IR का पार्ट या कोई ऐसा टॉपिक आएगा करंट में तो मैं आपको बता दूंगा। ओके,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति और सीआरपीसी की धारा 433A। इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है वो सीआरपीसी की धारा 433A से ऊपर बढ़कर है। ओके, अब यही हमें समझना है कि दोनों क्या होती है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि क्षमादान की शक्ति क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की जो है वो अनुच्छेद 72 के तहत उसको ये शक्ति मिलती है। कैसे मिलती है? अनुच्छेद 72 के तहत ये शक्ति मिलती है, ठीक है, जिससे वो व्यक्तियों की सजा माफ कर सकता है, राहत दे सकता है, छूट दे सकता है या निलंबित कर सकता है, ठीक है ना, ये सब, या मौत की सजा है उसको माफ कर सकता है। लेकिन सीमाएं क्या है कि राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। ओके, हालांकि अगर वो मंत्रिपरिषद को एक बार अधिकार लेके पुनर्विचार के लिए भेज देता है और फिर से उसके पास अगर वही विचार आता है बिना परिवर्तन का या परिवर्तन करके, तो उसके खिलाफ फिर वो निर्णय नहीं ले सकता है राष्ट्रपति, और उसे स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। फिर राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसमें है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 है। सेम सारे मामले हैं। राज्यपाल के पास किसी भी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या राहत छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी। अब 433 क्या कहती है? 433 आजीवन कारावास से रिलेटेड एक धारा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल 14 वर्ष की जेल होने से पूर्व भी कैदियों को क्षमादान दे सकते हैं। इस तरह क्षमादान करने की राज्यपाल की शक्ति सीआरपीसी की धारा 433A के तहत किए गए प्रावधान का अतिव्यापन नहीं करती है, जिसमें यह कहा गया है कि 14 वर्ष की जेल के बाद ही उसे माफ किया जाएगा। अगर किसी को उम्र कैद की सजा दी गई है तो एटलीस्ट उसको 14 साल का कैद जब कर लेगा, अगर माफ करना भी है तो तभी उसके बाद उसको माफी मिल सकती है। धारा 433A किसी भी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 का तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि जो धारा 433A है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति को प्रभावित नहीं करती है। फिर इन दोनों की शक्तियों में अंतर क्या है राष्ट्रपति और राष्ट्रपाल के, यानी कि अनुच्छेद 72 और 161 में? पहला तो है कि कोर्ट मार्शल के तहत राष्ट्रपति ही सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। मौत की सजा के संबंध में राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहां दी गई सजा मौत की सजा है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मौत की सजा के मामलों तक विस्तारित नहीं होती। सिर्फ इन दो मामलों में राष्ट्रपति की और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में डिफरेंसेस या अंतर आ जाते हैं। कितना क्या कर सकते हैं? 5 प्रकार के कार्य वो कर सकते हैं। एक तो क्षमा कर सकते हैं, जो इससे क्या होगा कि दंड और दोष से दोनों से मुक्ति उसे मिल जाएगी। दायित्व है कि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल उक्त अपराध के फलस्वरूप अल्प सजा का प्रावधान कर सकता है, माफ नहीं कर सकता लेकिन सजा को कम कर सकता है। फिर लघुकरण, इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना शामिल होता है। उदाहरण के लिए अगर मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जाए तो इस तरह की प्रक्रिया लघुकरण कहलाती है। परिहार क्या होता है? परिहार में होता है कि दंड की प्रकृति को बदले बिना, ठीक है, उसके टाइम पीरियड को कम कर दिया जाए। यानी कि मान लीजिए आपको 5 वर्ष का कठोर कारावास मिला है तो आपने उसको घटाकर 2 वर्ष करवा दिया, तो इसी को परिहार कहते हैं। विराम, इसके अंतर्गत दोषी को मूल सजा के प्रावधान में किसी विशेष परिस्थिति के कारण कुछ छूट मिल जाती है। उदाहरण के लिए जैसे महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण उसकी सजा को परिवर्तित करना। प्रविलंबन, इसके अंतर्गत क्षमा या लघुकरण की कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान दंड के प्रारंभ की अवधि को आगे बढ़ाना या किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना शामिल होता है, यानी प्रविलंबित कर देना इसमें शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल जस्टिस से रिलेटेड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021। इसको अभी भी संशोधित किया गया है। क्यों चर्चा में विषय में है? क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक महिला ने जो
अपनी रिट थी उसमें एक अपना जो गर्भपात कराया है, तो उसमें ये कहा गया कि चूंकि उसके गर्भपात को 22 सप्ताह पूरे हो गए थे, और हमारे यहाँ नियम है अधिकतम जो गर्भधारण की जो प्रेगनेंसी के तहत जब आप गर्भपात करवाते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड जो फिक्स है वो 20 सप्ताह का 20 वीक्स का फिक्स है। यहाँ तक आप गर्भ का जो भ्रूणपात है वो करवा सकते हैं, गर्भपात करवा सकते हैं, ये वैधानिक है। लेकिन 20 सप्ताह से ऊपर का गर्भपात हमारे यहाँ अस्वीकार्य है। लेकिन अभी 22 सप्ताह का जिसने पूरे कर लिए थे उसको भी असामान्य परिस्थितियों के कारण गर्भपात कराया गया, इसलिए ये चर्चा का विषय है। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन किया जा रहा है 2021 में, इसलिए भी ये चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले समझते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिस में जो किया ये है क्या। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में बनाया गया था ताकि जो सुरक्षित गर्भपात है इसको सुनिश्चित किया जा सके और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसका भी लाभ लिया जा सके, और प्रजनन जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके, ये इसका मेन कारण था। लेकिन अभी 2021 में इसको संशोधन फिर से किया गया है, और इसके संशोधन का कारण है कि सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं को विस्तारित करना। अब दोनों में क्या क्या अंतर आ गया है जरा देख लीजिए। देखिए, पहले जो 71 का एक्ट था वो केवल मैरिड वुमेन्स के लिए अप्लाई होता था, लेकिन 2021 का जो एक्ट जो कवर किया जा रहा है उसमें अनमैरिड वुमेन को भी कवर किया जा रहा है। इसके अलावा 1971 में ये 20 वीक्स का इंडिकेशन होता था, लेकिन अभी ये 24 वीक तक कुछ केसों में बढ़ाया जा सकता है, जैसे जो रेप के सर्वाइवर्स होते हैं, दुष्कर्म से पीड़ित जो लोग होते हैं, या फिर कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा पहले सिर्फ 1000 रुपए के फाइन का अगर कोई महिला का जो कॉन्फिडेंसली होती है उसको ब्रीच करता था तो 1000 रुपए के फाइन का वो था प्रावधान था। लेकिन अब इसके साथ साथ 1 साल की सजा का भी प्रावधान है, यानी कि गोपनीयता को भी विशेष ध्यान में रखा गया है। ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या प्रमुख हुए हैं प्रावधान 2021 में, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, क्यों करना पड़ा है इसको। पहला प्रावधान तो इसलिए है क्योंकि गर्भ निरोधक विधि अगर कोई व्यक्ति अपनाता है या फिर किसी डिवाइस का यूज करता है और वो डिवाइस फेल कर जाती है, ठीक है ना, और प्रेगनेंसी की स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो विवाहित महिला है वो 20 सप्ताह तक गर्भ को समाप्त करवा सकती है। यह विधेयक अविवाहित महिलाओं को भी गर्भ निरोधक विधि या डिवाइस की विफलता के कारण गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। ओके। इसके अलावा गर्भ की समाप्ति के लिए चिकित्सकों की राय लेना आवश्यक होगा। गर्भधारण के 20 सप्ताह तक गर्भ की समाप्ति के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक की राय लेना आवश्यक होगा, और अगर गर्भधारण 20 से 24 सप्ताह का हो जाता है तो एटलीस्ट 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय लेना आवश्यक हो जाएगा। इसके बाद का अगर मामला आता है तो फिर राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये रखा गया कि विशेष श्रेणियों के लिए अधिकतम गर्भावधि सीमा, जब कोई विशेष परिस्थिति बन जाती है जैसे कि दुष्कर्म के मामलों में, अनाचार के मामले में, कमजोर महिलाओं जैसे दिव्यांग महिलाएं होती हैं, नाबालिग होती हैं, तो इनके मामले में 20 से 24 महीने का सप्ताह का ये प्रावधान रखा गया है। गोपनीयता को विशेष महत्व दिया गया है कि गर्भ को समाप्त कराने वाली महिला का नाम और अन्य विवरण किसी भी प्रकार के अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी के सामने भी प्रकट नहीं किया जाएगा। ओके। अब इससे क्या मुद्दे हैं गर्भपात से संबंधित, ठीक है, इनको देख लेते हैं। गर्भपात से संबंधित एक राय यह है कि गर्भावस्था को समाप्त करना गर्भवती महिला की पसंद और उसके प्रजनन अधिकारों का एक हिस्सा है। ये पूरी तरीके से उस महिला पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है, ठीक है। लेकिन यहीं अगर राज्य की बात करें कि वो ऐसे कानून क्यों बना रहा है, तो राज्य का ये दायित्व है कि वो जीवन की रक्षा करे, इसीलिए उसे भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना पड़ता है। विश्व में कई देश हैं जिनमें भ्रूण स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम के आधार पर अलग अलग गर्भपात कराने की अनुमति देने की अलग अलग शर्तें और अलग अलग सीमाएं निर्धारित की गई हैं। 24 सप्ताह से अधिक की अवस्था में गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाएगी,
अधिनियम 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति केवल उन मामलों में देता है जहां मेडिकल बोर्ड पर्याप्त भ्रूण असमानताओं का निदान करने के लिए गर्भपात कराता है। इसका तात्पर्य है कि बलात्कार के कारण गर्भपात की आवश्यकता वाले मामले में जिसे 24 सप्ताह से अधिक समय हो जाता है, रिट याचिका ही एकमात्र सहारा है। अगर इस तरह का कोई मामला है और 24 सप्ताह का समय ऊपर निकल गया है तो फिर मात्र एक ही तरीका है कि आप रिट याचिका डालें। ओके, और गर्भपात डॉक्टरों के द्वारा ही कराया जाएगा, यानी कि जो स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ वाले डॉक्टर होते हैं उनमें ही वही लोग गर्भपात को करेंगे। अब लेकिन चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां इस तरह के डॉक्टरों की भारी कमी है, जैसे अभी 75% डॉक्टर्स की कमी है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के लिए सुविधाओं तक जो उनकी पहुंच है वही बहुत मुश्किल से हो पाती है। ये कुछ मुद्दे रहे। इसके बाद बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तेजी से। पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं गवाएंगे, कि हिंदी और डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आंसर है पद्मा सचदेवा। पद्मा सचदेवा, क्या आंसर है? पद्मा सचदेवा। हिंदी और डोंगरी ये याद रखिएगा, हिंदी के साथ साथ वो डोंगरी की वरिष्ठ लेखिका थी पद्मा सचदेवा। डोंगरी की आधुनिक कवयित्री पद्मा सचदेवा का कविता संग्रह मेरे गीत को 1971 में पुरस्कार मिला था और उनकी किताब चिते चेते के लिए 2016 में 25वें सरस्वती सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। पद्मा सचदेवा। ओके, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन 15,739 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? यहां ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के लिए बेन स्टॉक, जैक लीच, जो रूट, जेम्स एंडरसन। आपको पता है भारत वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, ये कारनामा इसी मैच में हुआ है, तो जल्दी से बताइए। आंसर है जो रूट। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने हाल ही में ये इतिहास रचा है। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 22 रन बनाते ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन 15,739 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 15,737 रन बनाकर एलिस्टर कुक उनके पीछे हैं। तीसरे और चौथे नंबर पर क्रमशः केविन पीटरसन और इयान बेल हैं। तो जो रूट ने ये कारनामा किया है वो इस समय इंग्लैंड के कप्तान भी हैं। हाल ही में किस देश के रत्नपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम, एक कीमती रत्न होता है नीलम जिसको लोग अपनी फिंगर में रखते हैं, तो वो मिला है? चलिए इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से। चीन, नेपाल, श्रीलंका या भारत? 10 सेकेंड है आपके पास। इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका ने रत्नपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है। श्रीलंका के रत्नपुरा को देश की रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ओके, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस नीले रंग के इस नीलम की कीमत लगभग $100 मिलियन है, लगभग 7.5 अरब रुपए। ठीक है ना, तो बहुत ही महंगा है ये नीलम। सिलोन नीलम वैसे भी बहुत महंगा आता है, जो लोग नीलम के शौकीन है, नीलम पहनते हैं, उनको इसके रेट का अंदाजा होगा। किस देश ने, अब तो आप थोड़ा सा लाइट महसूस कर रहे होंगे, देखिए जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक आप पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है ना, और वन लाइनर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर फ्रेम में पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको आप वन लाइनिंग में पढ़ नहीं सकते हैं, उनके साथ साथ आपको बहुत सारी बेसिक जानकारी भी चाहिए होती है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है आपको, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है, डटे रहना है, आप अपना काम करते रहिए। किस देश ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भारत? जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। आप आसानी से इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। कौन बोलेगा? अरे भाई भारत बोलेगा। भारत क्यों बोलेगा? क्योंकि भारत अब अध्यक्षता कर रहा है यूएन में। ओके, तो ये बात कौन कहेगा? ये भारत कहेगा।
निम्न में से किसने पुलित्जर पुरस्कार 2021 नहीं जीता है? चलिए जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एलिसन किलिंग, क्रिस बुसेक, मेघा राजगोपालन, डेविड डियोप, किसने नहीं जीता है? जल्दी से बताइए। एलिसन किलिंग, क्रिस बुसेक, मेघा राजगोपालन, डेविड डियोप। इसका सही जवाब है डी, डेविड डियोप। डेविड डियोप ने पुलित्जर पुरस्कार नहीं जीता है। ओके, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है मेघा राजगोपालन की। हाल ही में भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग, क्रिस ब्रूसेक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। यह पुरस्कार चीन के सिंजियांग प्रांत में कोई जो उइघर मुसलमान हैं, ये कोई घर नहीं, उइघर मुसलमानों के लिए जो डिटेंशन कैंप बनाए गए थे उनकी जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये अमेरिका का पुरस्कार है, 1917 से इसकी शुरुआत की गई है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, निम्न में से किसे सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसे सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन, नरेंद्र मोदी, पी साईनाथ, वॉरेन बफेट। इसका सही जवाब है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और वॉरेन बफेट ने गेट्स फाउंडेशन से अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। नरेंद्र मोदी के बारे में आप सभी जानते हैं। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 निम्न में से किसे प्राप्त होगा? वेंकैया नायडू, रतन टाटा, साइरस पूनावाला या फिर मनसुख मंडाविया? जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास, सही आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला कौन है? ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके संस्थापक हैं साइरस पूनावाला। इनको राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता नामित किया गया है। रतन टाटा को आप सभी जानते हैं। वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति और मनसुख मंडाविया का नाम इसलिए है क्योंकि ये अभी अभी हाल ही में क्या बने हैं? हर्षवर्धन की जगह स्वास्थ्य मंत्री का पद इन्होंने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में 2021 से 2025 का अवधि के लिए सदस्य नामित किया गया है? कौन सा भारतीय है जिसे संयुक्त राष्ट्र में नामित किया गया है? रश्मि रंजन दास, अमिकांत दास, पी साईनाथ या मेघा राजगोपालन? जल्दी से बताइए, सही आंसर दीजिए। अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस को ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है रश्मि रंजन दास, जबकि मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार 2021 दिया गया है, पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 दिया गया है और अमिकांत दास नीति आयोग के सीईओ हैं जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 निम्न में से किस लेखक ने जीता है? मेघा राजगोपालन, डेविड डियोप, एरिक कार्ले, अमर्त्य सेन? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। आप अपनी तैयारी को अच्छा सा अच्छा जो है एक शेप दीजिए और करंट आप बहुत जरूरी है आपके लिए। आप करंट को बहुत अच्छे से कवर करें और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को अब आप पीटी ओरिएंटेड होकर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब पीटी बहुत पास है आपके। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 निम्न में से किसको दिया गया है, किसने जीता है? इसका सही जवाब है डेविड डियोप ने जीता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। ये फ्रांसीसी लेखक हैं डेविड डियोप, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। वे इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले फ्रांसीसी बन गए, पहले
फ्रांसीसी बन गए। उनकी किताब का नाम है जिसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार मिला है, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। मेघा राजगोपालन के बारे में आप जानते हैं, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2021 मिला है। अमृत सेन को सामाजिक वर्ग के लिए स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। और एरिक कार्ले एक बच्चों के लेखक थे और चित्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक कौन सा व्यक्ति एशिया का दूसरा सबसे रिच व्यक्ति बन गया है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, जोंग सांसन, अजीत प्रेमजी। इसका सही जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी, 10 सेकेंड है आपके पास। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, इसका सही जवाब है गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक जो उद्योगपति गौतम अडानी दूसरे नंबर पर ये आ गए हैं और इन्होंने पीछे छोड़ा है जोंग सांसन को। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति इस रिपोर्ट के हिसाब से जेफ बेजोस और दूसरे नंबर पर एलॉन मस्क हैं, जबकि एशिया का पहले नंबर के जो आदमी हैं वो हैं मुकेश अंबानी। ये फर्स्ट पे हैं, गौतम अंबानी सेकेंड पे है, गौतम अडानी सेकेंड पे हैं और मुकेश अंबानी फर्स्ट पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? जल्दी से बताइए। दिल्ली @2047, दिल्ली @2040, दिल्ली @2035, दिल्ली @2050। सही आंसर है इसका दिल्ली @2047। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली @2047 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका मकसद है इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी को बढ़ाना। यह राज्य के बजट 2021-22 में शामिल आम आदमी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं की, उन क्षेत्रों, उन सेक्टर्स की एक सूची बनानी है और उनके लिए सबके लिए समाधान निकालना है। बेसिकली ये क्या करेगा, जिन जिन सेक्टर्स में समस्याएं हैं उनकी एक सूची बनाएगा और उनके लिए समस्याओं का समाधान निकालेगा। इटली की लग्जरी ब्रांड एक ब्रांड है बल्गेरी। बल्गेरी ने किस अभिनेत्री को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित या फिर कैटरीना कैफ? जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए आप। इटली की लग्जरी कंपनी ब्रांड है बल्गेरी। इसने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसने बनाया है प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बल्गेरी ने। ओके, कंपनी ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेश के मुद्दों पर ध्यान देने के साथ दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने के लिए रोमन हाई ज्वेलरी का सपोर्ट करेगी। इटली का लग्जरी ब्रांड बुल्गेरी अपनी ज्वेलरी, जेम्स, घड़ियों और परफ्यूम के लिए जाना जाता है। साथ ही लेदर के सामान के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर निम्न में से कौन बन गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला शहर है। दिल्ली, पटना, जयपुर, भुवनेश्वर। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। सही जवाब है भुवनेश्वर। उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। यानी यहाँ 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक भुवनेश्वर में 18 साल से ज्यादा उम्र के 9 लाख लोग हैं। इनमें 31,000 हेल्थ केयर वर्कर्स, 33,000 फ्रंटलाइन वर्कर और इस तरीके का जो डाटा दिया गया है उस हिसाब से लगभग सभी लोगों का जो टीकाकरण यहाँ पर हो चुका है। तो भुवनेश्वर देश का पहला शहर है जहां पर 100% कोविड-19 टीकाकरण हो गया है। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? चलिए जल्दी से बताइए। सोनल मानसिंह, राधा रेड्डी, नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी एंड तारा निडुगाडी। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी।
मशहूर कथकली कलाकार नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी का 2 अगस्त 2021 को उनके घर पर ही निधन हो गया, यानी 4 दिन पहले इनका निधन हो गया। वो 81 वर्ष के थे। शास्त्रीय नाटक में नकारात्मक चुवन्ना थड़ी यानी लाल दाढ़ी वाले पात्रों के लिए पहचाने जाने वाले नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी ने वट्टमुंडी और पेनकारी की भूमिकाएं भी निभाई हैं। इसके लिए इन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल राज्य कथकली पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कौन है? एनवी नंबूदरी यानी कि नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कथकली से संबंधित थे। कथकली, ध्यान रखिएगा, कथकली। ये शायद जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं इनके बारे में आप जानकारी कर लीजिए, या फिर जब आप पढ़ेंगे कल्चर का टॉपिक तो फिर आप इसको पढ़ पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। 600, 550, 490 या 650 बिलियन डॉलर। इसका सही जवाब है 650 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है। IMF के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी से कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने के लिए 650 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय IMF का वाशिंगटन DC में है। कल आपने पढ़ा था। स्थापना इसकी जुलाई 1944 में हुई थी। प्रबंध निदेशक है इसकी क्रिस्टीना लेगार्ड, जो जर्मनी से रिलेटेड हैं। और IMF की मुद्रा है SDR। XDR भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। SDR भी इसको कहते हैं, आपने पिछले इकोनॉमी के टॉपिक में पढ़ा था। SDR IMF की मुद्रा है कि इसको कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ओके। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, रूस। हार्पून मिसाइल कहां से आ रही है भारत? चलिए जल्दी से बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। कौन दे रहा है भारत को हार्पून मिसाइल? सही जवाब है इसका अमेरिका। अमेरिका दे रहा है भारत को हार्पून मिसाइल। उसने भारत को हार्पून मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल हार्पून देने का फैसला किया है। ओके। अमेरिका ने 82 मिलियन डॉलर का ये की डील को मंजूरी दी है, जो लगभग 6 अरब 9 करोड़ 20,87,500 रुपए की राशि होती है। बहुत बड़ी राशि हमने हालांकि अमेरिका को दी है, तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी राशि में हम ये हार्पून खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? ई रूपी, ई पैसा, ई मनी, ई धन। जल्दी से आंसर दीजिए, सही आंसर दीजिए। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? सही जवाब है ई रूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया है। यह अन्य डिजिटल पेमेंट मोड की तुलना में काफी अलग है। खास बात यह है कि इसका सीधा लाभ लाभार्थी को मिलेगा और बीच में कोई नहीं आएगा। साधारण शब्दों में कहें तो ई रूपी एक गिफ्ट वाउचर की तरह काम करेगा और इसका मुख्य उद्देश्य होगा डायरेक्ट टू बेनिफिट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। तो नरेंद्र मोदी ने ई रूपी नामक डिजिटल पेमेंट मोड की लॉन्चिंग की है। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सा देश ऐसा है जिसने 3 से 17 वर्ष की आयु के लिए बच्चों के टीके लॉन्च किए हैं? नेपाल, UAE, भारत, जापान। तो भारत ने तो नहीं किए, ये तो आपको पता ही है। नेपाल कर नहीं सकता, ये भी आपको पता ही है। अब बचते हैं UAE और जापान। जल्दी से आंसर दीजिए। सही जवाब है UAE। संयुक्त अरब अमीरात ने 3 से 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं। ओके। UAE की लोकेशन देख लेते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके। इसकी राजधानी आबू धाबी, दुबई नहीं है। क्या है? आबू धाबी। किससे किससे गिरा है ये? सऊदी अरब से गिरा है, इधर ओमान से गिरा है, ठीक है ना, और ये भी ओमान का पार्ट है ये। ठीक, ये कतर है, इधर ईरान है, ऊपर फिर बहरीन और गल्फ कंट्रीज हैं, आगे कुवैत है, ऊपर इराक है, ओमान के नीचे यमन है।
ठीक है, तो ये पूरी यहाँ की मैपिंग है। अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है, इस पे समय नहीं गवाएंगे। 3 सितंबर तक उन्होंने देश छोड़ने का आदेश दिया है। महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? दीपक दास, मोहन दास, राहुल सचदेवा या फिर अनिल कुमार? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा नया कैग कौन बना है? और ये बताइए जल्दी से कि जो हमारे कैग बनते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनते हैं, किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दीपक दास, मोहन दास, राहुल सचदेवा या फिर अनिल कुमार? सही जवाब है इसका दीपक दास। दीपक दास ने 25वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद संभाल लिया है। दीपक दास, ये उनका फोटो है। दीपक दास नए महालेखा नियंत्रक का पदभार इन्होंने संभाल लिया है। विश्व रेंजर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अगस्त, 31 जुलाई, 15 मार्च, 20 अप्रैल। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 10 सेकेंड है आपके पास। इसका सही जवाब होगा 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस ड्यूटी के दौरान मारे गए घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्यों को मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए ये दिवस विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। ओके, पहली बार इसे 2007 में मनाया गया था और अब इसे 31 जुलाई को हर वर्ष वर्ल्ड रेंजर डे के रूप में मनाया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी अन्य प्रकार के करंट अफेयर की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, कुछ और आपके स्पेसिफिक टॉपिक हैं, वो भी आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है ना, आप बराबर करंट अफेयर पढ़ते रहिए और जो भी आपकी क्लासेस अभ्युदय केंद्र मिर्जापुर दे रहा है उन्हें आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को एक नया रूप देते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।